ये हमारे पास जनरेट हुई। अब ये किस तरह से जनरेट होते हैं मजीद इसको हम जो है डिस्कस करते हैं, और मजीद हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। नाउ कंसीडर अ प्रीस्ट्रेस्ड बीम, जो कि हमने अभी देखा, विद अ कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी टेंडन एज शोन इन फिगर अबव। यूज द साइन कन्वेंशन ऑफ प्लॉटिंग द प्राइमरी मूवमेंट डायग्राम, हमने प्राइमरी मूवमेंट डायग्राम बनाई ऑन द टेंजेंट साइड ऑफ द बीम एंड एम्प्लॉयड इलास्टिक वेट मेथड by converting the movement diagram ordinates to elastic weights movement over E into I on the beam as per span। अगर लेंथ आप पूरी कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो मूवमेंट डायग्राम बनी इलास्टिक वेट डायग्राम, वो हमारे पास इलास्टिक वेट डायग्राम बना और ये मूवमेंट डायग्राम बनी। Then the movement of the weight intensity P over EI of the half span AC is shown in figure C about the mid span C। जो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, या हमारे पास यूनिट वेट आ गया, अब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द वेट इंटेंसिटी PE ओवर EI ऑफ द हाफ स्पैन इज इक्वल टू, अगर हम हाफ स्पैन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो वेट था PE इंटू L/2 की हम बात कर रहे हैं ना, PE ओवर EI L/2 इंटू L/2 माइनस ओवरऑल हमारे पास जो इंटेंसिटी जनरेट हुई लोड L²/8 जनरेट हुई। हमने किस तरह से किया, हमने उसके सिंपल जो है वो रिएक्शंस कैलकुलेट किए जिस तरह से आप सिंपल लोडिंग की कंसीडर करते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवरऑल इंटेंसिटी हम हाफ के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे पास L/2 मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हम सिंपल यूडीएल के केस के अंदर हम इंटेंसिटी को कन्वर्ट किस तरह से करते हैं पॉइंट लोड के अंदर, लोड इनटू लेंथ। अगर हम हाफ करते हैं तो L/2। इसी तरह से अगर हम जो है वो मूवमेंट सेंटर के ऊपर लेते हैं तो WL²/8 लेते हैं। अगर आप WL² डायरेक्टली कंसीडर नहीं कर रहे तो आप मूवमेंट लोगे सेंटर के ऊपर। एक आपके पास रिएक्शन आ गया जो लेफ्ट साइड के ऊपर था, हम क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, रिएक्शन हमारे पास आया, जो भी वैल्यू आई R1 की इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ L/2, और सेंटर के अंदर जो आपके पास सेंट्रॉइड जो रीजन था उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा, और उसके सेंटर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो WL²/8 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, WL²/8 बाय डायरेक्टली आप भी एस्टिमेट भी कर सकते हैं। हमने जो डिज़ाइन एग्जाम्पल के अंदर किया है वो हमने कैलकुलेट किया है, इस वजह से मैं यहाँ पे फार्मूला जो है वो आपको रफली समझा रहा हूँ ताकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नोटिस दैट द डिफ्लेक्शन डायग्राम इन फिगर D is shown above the baseline as the beam cambers upward due to the pre-stressing। कि डिफ्लेक्शन जो है वो अबव लाइन से हमने क्यों शो कराई है, क्योंकि हमारा जो मेंबर है वो अपवर्ड केम्बर जनरेट कर रहा है, प्री-स्ट्रेसिंग अपवर्ड धकेल रहा है मेंबर को, हमारा मेंबर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को फेस नहीं कर रहा। So similar computations can be performed for any type of tendon profile and any type of transverse loading regardless of whether the tendon geometry or loading is symmetrical or not. The final camber or deflection is the superposition of the deflections due to the pre-stressing on the deflection due to the external loads. अब हमारे पास आते हैं स्ट्रेन एंड कर्वेचर एवल्यूएशन के ऊपर। अब स्ट्रेन, हमारे पास जो स्ट्रेन की डायग्राम हम बनाते थे, जैसे आपने जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई कि टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, स्ट्रेसेस कितने हैं, बॉटम फाइबर के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस कितने आ रहे थे, तो हमने उसकी जो एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनाई थी। सो द डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी स्ट्रेन्स की भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट द कंट्रोलिंग स्टेजेस ऑफ लोडिंग इज लीनियर, के एक लीनियर लाइन क्रॉस कर रही होती है न्यूट्रल एक्सिस से। एज शोन इन द फिगर हम देखते हैं विद द एंगल ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एंगल ऑफ कर्वेचर की बात आती है, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई इसी तरह से ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इनिशियल प्रीस्ट्रेस लेवल है। इनिशियल प्रीस्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेसेस या स्ट्रेन्स इन द टॉप फाइबर एंड स्ट्रेन्स इन द बॉटम फाइबर ड्यू टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग, और ये हमारे पास जो है वो कर्वेचर डेवलप हुआ, एंगल ऑफ कर्वेचर इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के ऊपर। अगर हमने इसी तरह से हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के बाद इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग आफ्टर लॉसेस कंसीडर किया तो हमारे पास स्ट्रेन, जिस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ट्रांसफॉर्म हो रही थी इसी तरह से आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन्स ड्यू टू इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस और स्ट्रेन्स ड्यू टू इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस एट बॉटम फाइबर एट टॉप फाइबर, और ये हमारे पास जो है वो इफेक्टिव जो हमारे पास एंगल जनरेट हुआ कर्वेचर का एट इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग। इसी तरह से थर्ड केस के अंदर हमारे पास एट सर्विस लोडिंग है और फोर्थ के अंदर हमारे पास फेल्यूर है। इन तमाम केसेस के अंदर हम कर्वेचर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल प्रीस्ट्रेस, इनिशियल कर्वेचर एट इनिशियल प्रीस्ट्रेस इज इक्वल्स टू strain in concrete at bottom fiber due to initial pre-stress minus strain in concrete at top fiber due to initial pre-stress divided by overall H. Effective pre-stress, effective strain at bottom fiber, effective strain at top fiber divided by H. Service load, effective strain at top fiber
ड्यू टू सर्विस लोड माइनस इफेक्टिव स्ट्रेंथ इनटू बॉटम फाइबर। यहाँ पे हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि सर्विस लोडिंग अप्लाई होने के बाद जो मेंबर है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, जिसके अंदर जो केम्बर जनरेट भी हो रहा था तो वो केम्बर वापस अपनी स्ट्रेट पोजीशन के अंदर चला जाता है, डिवाइड बाय एच। और अगर हम फेल्यूर की बात करते हैं तो ओवरऑल अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय सी। सी बेसिकली इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप फाइबर टू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट साइंस हम यूज करते हैं। इफेक्टिव कर्वेचर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव कर्वेचर कहने के मकसद जो है हमारे पास, क्योंकि लॉसेज आ जाते हैं, डिफरेंट लॉसेज, चेंज इन कर्वेचर। इनिशियल कर्वेचर हमारे पास क्या था? चेंज इन कर्वेचर ड्यू टू लॉसेज, प्री स्ट्रेस लॉसेज फ्रॉम द क्रीप, रिलैक्सेशन एंड श्रिंकेज, एंड चेंज इन कर्वेचर ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। और टोटल हमारे पास इफेक्टिव कर्वेचर जनरेट होता है वो इनिशियल कर्वेचर प्लस चेंज इन कर्वेचर ड्यू टू लॉसेज, किसकी वजह से? इलास्टिक श्रिंकेज और श्रिंकेज, क्रीप एंड स्टील रिलैक्सेशन की वजह से। और दूसरा ये जो चेंज इन कर्वेचर है वो किस वजह से है कि आपका अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, नॉर्मली जो प्री स्ट्रेसिंग है, कंटिन्यूस प्री स्ट्रेसिंग, उसकी वजह से क्रीप जनरेट होता है, जिसको हमने सेकंड मटेरियल का नाम दिया। सो फ्रॉम द बेसिक मटेरियल्स हमारे पास क्या था? कर्वेचर इज इक्वल्स टू, या लेमडा या कर्वेचर इज इक्वल्स टू मूवमेंट ओवर EI जो कि स्टिफनेस था। तो फ्रॉम द प्राइमरी मूवमेंट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मूवमेंट हमने निकाली इज इक्वल्स टू PE जो हमारे पास इफेक्टिव प्री स्ट्रेस इनटू द एसेंट्रिक डिस्टेंस, सो दैट कर्वेचर इज इक्वल्स टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेस इनटू मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी या इनटू एसेंट्रिक डिस्टेंस डिवाइड बाय इलास्टिसिटी इनटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास जनरेट हुआ। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन फ्रॉम द सिंपली सपोर्टेड केसेस, टोटल हमारे पास डिफ्लेक्शन जो जनरेट हुई, टोटल हमारे पास अपवर्ड कैम्बर या अपवर्ड कर्वेचर जो डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, दैट डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 5L²/8। हमारे पास क्या था? WL²/8, W की जगह पे हमारे पास जो है वो ये ओवरऑल रिलेशन जनरेट हुआ, तो यहाँ पे हमने पुट किया 5L²/8। और यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्चर जो थे, जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ कर्वेचर बाय टेड्रोस, क्या सजेस्ट किया था कि टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 5C कर्वेचर एट मिड स्पैन into L²/8 minus 5E curvature at support minus curvature at center midspan into A²/6। ये हमारे पास एक जनरल टेड्रोस ने एक्सप्रेशन सजेस्ट की थी फॉर द डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन। A² क्या है कि लेंथ पैरामीटर एट द फंक्शन ऑफ द टेंडन प्रोफाइल, कि टेंडन का प्रोफाइल जिस तरह से स्विच करेगा आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो आपकी डिफ्लेक्शन है वो उसी तरह से स्विच करेगी। अब पहले वाले केस के अंदर जो इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी, उस इक्वेशंस के अंदर हमने जो कर्वेचर रखा था या जो टेंडन प्रोफाइल था वो हमारा स्ट्रेट था। अगर मैं टेंडन प्रोफाइल को पैराबोलिक कर देता हूँ, उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि इमीडिएट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें, कैम्बर डिफ्लेक्शन कितनी जनरेट होती है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? बाय बोथ मेथड्स। कौन से मेथड? इलास्टिक वेट मेथड है, दूसरा इक्विवेलेंट वेट मेथड है। हमने इसको डिस्कस करते हैं, सारी चीजें जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन इज फाइंड द इमीडिएट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन of a beam shown in figure below, pre-stressed by a parabolic tendon with a maximum eccentricity E at midspan, and the effective pre-stressing force is PE। effective pre-stressing force PE given है, eccentric distance हमें given है। उसके बाद हमारा जो tendon profile है वो parabolic है। use both elastic weight method and equivalent weight method। equivalent weight method तो वही है जिसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, बेसिक जो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 में बैचलर के दौरान पढ़ रहे हैं। The span of the beam is L fit and the stiffness is EI। स्टिफनेस हमारे पास EI है, L fit लेंथ है, प्री स्ट्रेसिंग इफेक्टिव जो PE है। उसके बाद पैराबोलिक टेंडन है हमारे पास, जो एसेंट्रिसिटी है मैक्सिमम वो E डिस्टेंस से ऊपर रिजेंबल करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही हैं। अब हम इसके अंदर फाइंड मिड जो स्पैन डिफ्लेक्शन है, इमीडिएट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन किस तरह से कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट केस के अंदर हमने इस डायग्राम का इफेक्टिव वेट डायग्राम डेवलप की या इलास्टिक वेट डायग्राम डेवलप की, क्योंकि हमारा जो केस हमने डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर, उसमें टेंडन प्रोफाइल जो था वो स्ट्रेट था, तो हमारे पास जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन रही थी वो भी स्ट्रेट बन रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंडन प्रोफाइल आर्च फॉर्म में है, टेंडन प्रोफाइल जो है वो आपका बेसिकली कर्व शेप के अंदर है, तो आपकी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर्व शेप के अंदर डेवलप हो रही है। सपोर्ट्स के ऊपर एसेंट्रिसिटी 0 है, तो वहाँ पे इसे जो आपका कर्वेचर है या इलास्टिक वेट है वो भी 0 डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई, मैक्सिमम जो सेंटर के ऊपर डेवलप हुआ वो हमारे पास क्या था,
PE यानी कि आपका जो इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी डिवाइड बाय EI। फॉर्मूला तो वही है इलास्टिक वेट का, वो हमने यहाँ पे डेवलप किया। और जैसे ही टेंडन प्रोफाइल यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे कम होता जा रहा है, स्लोली जीरो होता जा रहा है, तो आपका एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन आपने रखी दोनों केसेस के अंदर। ये स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हमने डेवलप कर दी। यहाँ पे लेट सपोज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो रिएक्शंस लगा दिए इस बीम के, रिएक्शंस RE डैश दोनों, क्योंकि ये यूडियल ट्रांसमिशन था तो दोनों जो है वो रिएक्शंस आपके इक्वल होंगे। RE डैश हम शो करा रहे हैं। इलास्टिक वेट हमारे पास कितना आया, PE इंटू E ओवर EI। अगर मैं डिफ्लेक्शन इसकी कैलकुलेट करूंगा तो डिफ्लेक्शन हमारे पास जो सेंटर है उसके अंदर मैक्सिमम आ रही है, तो ये अपवर्ड कैम्बर जनरेट होगा यहाँ पे हमारा। अब ये अपवर्ड कैम्बर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल इस इंटेंसिटी में से हम किस तरह से इसको कंसीडर करते हैं उसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ मेथड ऑफ इलास्टिक वेट मेथड। अब इलास्टिक वेट मेथड हमने डिजाइन इक्वेशंस के अंदर डिस्कस किया था कि इलास्टिक वेट मेथड हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम के अंदर से हम कैलकुलेट करते हैं कि RE की वैल्यू क्या आ रही है। RE की वैल्यू, RE क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं हाफ कंसीडर करता हूँ इस सेक्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो L था L/2 यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। ट्राइंगल का एरिया हम लेते हैं 1/2 इंटू L इंटू लेंथ इंटू विड्थ, तो 1/2 ये हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म के अंदर है। पैराबोलिक फॉर्म के अंदर हम इक्वेशन किस तरह यूज करते हैं, हमारे पास 2/3 इक्वेशन फार्मूला यूज होता है। ट्राइंगल के अंदर हम 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म के अंदर है, तो 2/3 इंटू L, हाफ रीजन की L कितनी है, L/2, हाफ रीजन की L हमने रखी L/2। उसके बाद हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास वेट मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम सेंटर के ऊपर PE ओवर EI, यहाँ पे हमने रखा PE स्मॉल इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग इंटू E ओवर EI। तो हमारे पास जो रिएक्शन डेवलप हुआ, दैट रिएक्शन इज इक्वल्स टू PE इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू लेंथ ओवर 3 इंटू EI मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। अब आते हैं तो मूवमेंट ड्यू टू इलास्टिक वेट अबाउट मिड स्पैन। अगर इसी डायग्राम के अंदर मैं इस मिड स्पैन के ऊपर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट या मूवमेंट कैलकुलेट करूं, मूवमेंट डायग्राम, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फर्स्ट फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक आ गया। उसके बाद सेकंड, ये हमारा जो पोर्शन था, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम सिंपल जो कैलकुलेशन करते हैं बाय सिंपली एनालाइजिंग द इक्वेशंस। अब हमने रखा पहला मूवमेंट, क्रैकिंग मूवमेंट या टोटल सेंटर मूवमेंट एट द सेंटर पॉइंट या C पॉइंट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट C, जो कि हमारे डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट हमारे पास क्या था, फोर्स RE इंटू डिस्टेंस कितना यहाँ से सेंटर तक L/2, ये हमारे पास आ गया RE इंटू L/2 माइनस सेकेंड हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे अगर आप फोर्सेस को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो आप डायरेक्टली भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आप अगर जो आपने रिएक्टिव फोर्स निकाला है उसकी वैल्यूज रखते हैं तो तब भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला है एरिया का, किस तरह से निकालते हैं हम, 2/3 इंटू L/2 इंटू PE ओवर EI, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि ट्राइंगल 2/3 का था तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है 3/8 के ऊपर, 3/8 इंटू L/2। आप सिंपली इसको तमाम वैल्यूज को रखते हुए कैलकुलेट करें, आपके पास यही इक्वेशन डेवलप होगी। जब हमने इसको सॉल्व किया मजीद इक्वेशन को, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन बनी वो बनी 5/48 PE इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंटू E इंटू L² डिवाइड बाई 48 इंटू EI। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में मजीद लिखा 5/48 PE इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंटू सेंट्रिक डिस्टेंस L² बाय EI। तो ये था हमारा इलास्टिक वेट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर जो कि हमारा इक्विवेलेंट वेट मेथड है। अब इक्विवेलेंट वेट मेथड के अंदर हमने सिंपल बेसिक इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर कि हम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट बैलेंसिंग लोड इंटेंसिटी W रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पैराबोलिक टेंडन इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको यहाँ पे पैराबोलिक टेंडन की कंडीशन अप्लाई करता हूँ, सिंपल पैराबोलिक, जिसे हम सिंपली एक टॉप से हम एक लोड कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब इस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, W या मूवमेंट इज इक्वल्स टू WL² बाय 8, हमने वही कंडीशन अप्लाई किया सिंपली यहाँ पे। मूवमेंट इज इक्वल्स टू WL² बाय 8, WL² डिवाइड बाय 8 विल बी योर मूवमेंट। तो यहाँ पे W की वैल्यू आ गई 8 PE इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइड बाय L²।
After from the basic calculations of the material, the midspan deflection for the uniformly simply supported beam will be, अगर हम simply supported beam के लिए जो normal condition में midspan के लिए uniformly loaded condition का हम formula apply करते हैं, तो deflection की equations हमारे पास already suggested है 5/384 WL⁴/EI। ये हमें जनरल इक्वेशन गिवन है फ्रॉम बेसिक मटेरियल्स के मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सिंपली सपोर्टेड मेंबर के लिए कितनी होती है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। अब W की यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट करनी है, सब्स्टिट्यूटिंग द लोड इंटेंसिटी W फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास टोटल जो डिफ्लेक्शन जनरेट हुई 545/48 PE/L² एज एक्सपेक्टेड। इक्वेशन C is identical to equation A जो कि हमने पिछले केस में कैलकुलेट की फॉर द मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। तो इस तरह से आप जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम कैलकुलेट कर सकते हैं। That's all for today. Now we have an assignment number 11. First of all, first design के अंदर compute the cracking moment for a pre-stressed rectangular section having a width of 12 inches and total depth of 24 inches. Concrete comparative strength is 4000 psi. The concrete stress is at the bottom fiber due to eccentric pre-stressing is 18,050 plus R as your roll number. PSI in compression, use modulus of rupture is equals to 7.5 FC dash. आपने इसको compute करना है। Second case के अंदर find the midspan deflection, आपको जो है वो वैल्यूज गिवन है। प्रीस्ट्रेस पैराबोलिक टेंडन है, उसके अंदर इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो है 150,000 प्लस R आपको गिवन है, एसेंट्रिसिटी 6 इंचेस है। यूज इलास्टिक वेट मेथड ओनली, इलास्टिक वेट मेथड, द स्पैन ऑफ द बीम इज 20 फीट एंड इट्स स्टिफनेस बेसिकली इज EI, जो कि आप अज्यूम करना है आपने सुइटेबल सेक्शन के लिए। अज्यूम द सुइटेबल वैल्यूज फॉर द मिसिंग जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए आप अज्यूम भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।